अस्सलाम वालेकुम। राइट विद इन। आज मेरे जो गेस्ट हैं वो मेरे बहुत फेवरेट गेस्ट हैं, उनको मैं बहुत दिनों से चेज कर रही हूँ बिकॉज टू मी ही इज़ अ टीचर एंड उनके मैंने बहुत से प्रोग्राम्स भी देखती हूँ, फॉलो भी करती हूँ, एंड आई फील देर इज सो मच दैट यू कैन लर्न फ्रॉम हिम, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई वॉन्टेड हिम टू बी ऑन माई शो। तो बहुत बहुत मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं, मोइज़ हुसैन साहब। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर, बहुत एंड शुक्रिया आपने जी। टाइम निकाला, आप हमारे पास आए। आई थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो मैं एक्चुअली आपको फॉलो इसलिए भी करती हूँ बिकॉज आई रियली फील दैट हमारे यहाँ माइंड साइंसेस की जितनी इंफॉर्मेशन लोगों में होनी चाहिए वो है नहीं। हमें यूजुअली हम वेस्ट की तरफ जाते हैं। ईस्ट, अल्लाह मैंने भी कहा है, कुरान में भी है कि सीखना हो तो वो है ना, चीन की तरफ से जाओ, वहाँ से सीखो, फ्रॉम द ईस्ट। सो देर इज सो मच नॉलेज, सो मेनी थिंग्स वी डोंट नो, वेदर इट्स योगा, रेकी, other so healing. So please tell me about your journey and share it with us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माइंड की इंफॉर्मेशन उस वक्त होती है जब आपको पता हो कि आपके पास माइंड है। Okay. लोगों को तो यही नहीं पता कि माइंड है कि नहीं है। माइंड होता तो फिर बात कुछ और होती। जिन सिविलाइजेशन में इन चीज़ों का इदराक है, वहाँ फिर उनकी डेवलपमेंट कुछ और है। आपका ये मुझे जो है ना द लाइट विद इन, ये बड़ा पसंद आया, ये पूरी थीम। मैं उस पर थोड़ी सी बात करूँगा फिर आगे चलूँ। न्यूरोलॉजी में और मेडिकल साइंस में ये फैक्ट है कि हमारे अंदर लाइट होती है, Okay. फिजिकल लाइट होती है। बिकॉज ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। हर सेल के अंदर एक चार्ज होता है 0.4 वोल्ट का। Okay. सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली नए नए सिनेप्सिस बनाते हैं, पाथवेज बनाते हैं। अगर आप थर्मल इमेजिंग लें तो आपको रोशनी रोशनी नजर आएगी। Really? दूसरी, इंसान के अंदर चूंकि नर्व्स का एक पूरा जाला है और नर्व्स इज लाइव इलेक्ट्रिकल वायर, तो उसकी रेडिएशन कह लें बाहर की तरफ निकलती है। जैसे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो हमारे जिस्म के गिर्द हमारी अपनी एक फील्ड होती है जिसे HEF कहते हैं, ह्यूमन एनर्जी फील्ड, और हमारी ज़बान में उसको ह्यूमन ऑरा कहते हैं। और आना। ऑरा Right. 8 फीट ये एक्सटेंड करता है आम तौर पर। Hmm. 8 फीट ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ। हमारे पास कई साल पहले हमने कैमरे मंगवाए थे और बाकायदा हमने लोगों के ऑरा की तस्वीरें लिए, वीडियोस लिए। Wow. जहाँ इंसान की सोच हम चेंज करते थे, वहाँ ऑरा चेंज हो जाता था, ऑरास के कलर चेंज हो जाते थे। तो ये लाइट अंदर भी है और बाहर भी है। अच्छा, ये तो प्योरली साइंस के हवाले से। अब मैं आपको मेटाफिजिक्स के हवाले से समझाता हूँ। बड़ी छोटी एज थी मेरी, 17 या 16 या 18 साल के करीब। आई वॉज एन ADHD चाइल्ड। Okay. हाइपर, बहुत ज़्यादा, मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा, था जीनियस, मगर मेरी अपनी तरीक़ेकार था। तो एक दफ़ा हमारा मम्मी की पूरी फैमिली जो अभी भी इंडिया में है, तो मुझे इंडिया भेजा कि कुछ दिन वेकेशन पे चले जाओ। वहाँ मेरे मामू पुणे से आए और मुझे मुंबई में एक जगह ले गए। इट वाज द ओल्डेस्ट योगा इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, Okay. और बेस्ड ऑन मॉडर्न, सारी चीज़ मॉडर्न थी, डॉक्टर्स भी थे, सब कुछ। जब मैं दाखिल हुआ तो मुझे नहीं पता क्यों इन्होंने मुझे लेके आए। अच्छा, मैं सवाल बहुत पूछता था। उस ज़माने में इस किस्म के बिल बोर्ड नहीं थे, दूसरे किस्म के होते थे। तो रास्ते में हम जाएं तो अब्बू से पूछो इसका क्या मतलब है, इसका, तो लोग तंग आ गए थे मेरे सवाल पूछने से। तो वहाँ एक जगह चबूतरा बना था, वहाँ एक दरख्त था, उधर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, कुर्ता पजामा सफ़ेद रंग का, लंबी सी दाढ़ी। तो मैं उसके पास चला गया, मुझे पता नहीं क्या करना है, मुझे एडमिशन लेना है, क्या Hmm. करना है। उसने मुझे बोला कहाँ से आया, मैंने कहा पाकिस्तान से। बड़ा हैरान हुआ। मुझे कहता बैठ मेरे पास, बैठा है उसके पास। एक काम कर, मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये थी कि एक दिन उसने अपनी ज़बान में बताया, मैं अपनी ज़बान में बता रहा हूँ। अल्लाह ताला जो अपनी पूरी मखलूक को देख रहा था, बहुत खुश था। बड़ी खूबसूरत कायनात Hmm. बनाई थी उसने। उसने ज़मीन पर नज़र की तो उसे बहुत गुस्सा आया। 4 फरिश्ते, मेन फरिश्ते आ गए अल्लाह के पास। मालिक क्या हुआ, इतना गज़ब? कहते देखो परिंदे को, देखो कैसी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जानवर बनाए, फूल पत्ते, ये इंसान ने बर्बाद कर दिया ज़मीन को। क्या हुआ जी? कत्ल गारत करता है, बेईमानी करता है, चोरी करता है, धोखे देता है। तो मैं उसको सज़ा के तौर पे उनकी ज़िंदगी में से हैप्पीनेस खींच लूँगा, Hmm. खुशी खींच लूँगा। तुम बताओ कहाँ छुपाऊँ? पहला फरिश्ता कहता है मालिक, इसको दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पे रख दे, इंसान तो वो चढ़ेगा नहीं। अल्लाह ने कहा तुझे नहीं पता, एक दिन इंसान पहाड़ पे चढ़ाई करेगा। Hmm. दूसरे ने कहा कि मालिक एक काम कर, समंदर में डाल दे, इंसान पानी के अंदर नहीं जाएगा। अल्लाह ने कहा एक दिन वो मशीन बनाएगा, पानी के अंदर जाएगा।
तीसरे का मालिक एक जगह है समंदर के नीचे ज़मीन है, उसमें डाल दे। अल्लाह ने कहा एक दिन तेल के लिए समंदर की ज़मीन खोदेगा। चौथा खामोश था। उसने कहा, अल्लाह ने पूछा तू क्या कह रहा है? उसने कहा मालिक ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ इंसान बनाई है तूने, ये कायनात का चप्पा चप्पा छान मारेगा इस खुशी की तलाश में, मगर एक जगह है जहाँ कभी सोचेगा नहीं, वो उसके अंदर। दिल में। ठीक है, तो आप देखें गुड। हम खुशी की तलाश कहाँ वाओ, करते हैं? यस। मेरी शादी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँ, इतनी हाँ, दौलत मिल जाए तो खुश हो जाऊँ। अब हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मगर खुशी पे बड़ी एक्सटेंसिवली बात हो सकती है कि असल में हैप्पीनेस है क्या चीज़। बहरहाल उस स्टोरी में मुझे एक चीज़ पता चली कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए वो अंदर है मेरे। बिल्कुल ठीक सही। है, उसने मुझे कहा कि जो सवाल भी आएंगे वो भी अंदर से आएंगे, जवाब भी अंदर से आएंगे। हुँ, मैं तुझे सिखाता हूँ अपने मन में डूबने का तरीका। तो पहला मेरा मेडिटेशन की कोर्स वो शुरू हुआ। वहाँ से मैंने राज योगा सीखा। ये जो आमतौर पर योगा होता है ना, पावर योगा, एक्वा योगा, ये सारा नॉनसेंस है। ये मगरिब के अंदर हर नई चीज़ चाहिए उनको। एक्चुअल योगा होता है राज योगा, इसका इसका होता है योगा। कुछ अरसा रहा, फिर पाकिस्तान आ गया, फिर जाता रहा, मगर एक चीज़ मैंने देखी कि मशरिक में नॉलेज तो है, मगर नॉलेज को इम्पार्ट करने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं। हुँ, हुँ, ये सीना बसीना चलता है। हुँ, अगर कोई मर गया तो वो अपने साथ दफन कर गया वो सारा इल्म। फिर मैंने ट्रैवल किया मगरिब की तरफ। हुँ, हुँ, 74 से बता रहा हूँ ये कहानी मेरी। मगरिब की तरफ मैंने देखा वहाँ टेक्नोलॉजी है, हिप्नोसिस है, एनएलपी है, ईएफटी है, क्या क्या टेक्नोलॉजी है कि वो काम जो कई सालों में होता है वो चंद दिनों में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंपली आजकल के ज़माने में लोग समझ जाएंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कह लें। हाँ, आपने कंप्यूटर को प्रोग्राम कर दिया, आपने इनपुट डाला, उसने आपको आउटपुट दे दिया। ठीक, ठीक है, ठीक, तो मैंने वो प्रोग्रामिंग सीखी कि इंसानी जहन को प्रोग्राम कैसे करते हैं। एनएलपी और हिप्नोसिस के ज़रिए करते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें करता रहा एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो ये लगी कि लोग अपनी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम होते हैं उनके अपने सेल्फ क्रिएटेड होते हैं और रियलाइज़ नहीं करते। वो इसका इलाज बाहर ढूंढ रहे हैं। कोई बाबे के पास जाएगा, कोई कहाँ जाएगा। काश इंसान ये समझ जाए कि उसकी ज़ात के अंदर पिनहा तमाम राज है, तमाम कायनात है। मौला अली का एक बहुत खूबसूरत फरमान है कि तुम्हारे अंदर पूरी कायनात मौजूद है। अब हम सारी ज़िंदगी बाहर देखते हैं क्योंकि आंखें बाहर की तरफ है। हुँ, पड़ोसी क्या कर रहा है, उसने कौन सा जेवर खरीदा, उसकी नई गाड़ी आई। सो वी हैव बीन टॉट टू लुक आउटवर्ड्स। चूंकि हम आउटवर्ड देखने के इतने आदी हो गए, तो वो जो रिफ्लेक्शन है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, वो हम नहीं करते। खत्म। वो उसके खत्म। लिए टाइम ही नहीं ढूँढते हमें। वी हाँ, आर ऑल रशिंग रशिंग बिकॉज़ आई थिंक ज़िंदगी इतनी मटीरियलिस्टिक हो गई है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो आप जाते नहीं हो। अच्छा, मुझे हीलिंग के ऊपर बताएँ। मुझे लाइट विदिन का मैं यही यही पूछना चाह रही थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जैसे आपने भी कहा कि वो आप सेल्फ हील कर सकते हो। बाहर जैसे जैसे कैंसर का इलाज है या कुछ है तो वो मैं सोचती हूँ उसके बारे में। मैं कहती हूँ जितने को भी मैंने लोगों को देखा है उनको वो कीमो कराते हैं, ये कराते हैं एंड ऑल द सेल्स डाई एंड एट द एंड ऑफ द डे आप उनको उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ख़राब हो जाती है। हैविंग सेड दैट, जैसे अभी हम उधर बात कर रहे थे कि जैसे पानी है या कोई चीज़ है, ऐसी चीज़ें कोई हो जो कि आपकी बॉडी, वो कहते हैं ना, जैसे आपने कहा सेल्स आपके सारे अलाइव हैं, इट्स अ होल नेटवर्क। सो यू शुड बी एबल टू हैव कन्वर्सेशंस विद योर बॉडी, योर देखें, सेल्स। हमने एक अमेरिका में प्रोग्राम किया, उसके बाद मैं उसका ट्रेनर बना। आज मैं ईरान, इराक, नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, ये सारे मेरे सेक्टर्स हैं। आई एम द डायरेक्टर। अच्छा, इट्स ओके। कॉल्ड द सिल्वा मेथड। जी, 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 ज़रूर। सिल्वा मेथड में हमने ऐसे ऐसे लोगों के मिरेकल्स देखे हैं। एक किताब है, वो मिल जाए तो पढ़िएगा, एवरीडे मिरेकल्स इन द सिल्वा मेथड। एवरीडे मिरेकल्स इन द सिल्वा मेथड, ये फिलीपीन से वहाँ से शाये हुई है किताब। कमाल की किताब है। उसमें लोगों के अपने ज़ाती ओपिनियन के मेरे साथ किया था। एक खातून थी, उसको कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा भाई तेरे पास इतने महीने बाकी हैं। उसने अपना काम काज छोड़ा, पैसे थे उसके पास। वो रोज़ रिलैक्स होती थी और उसके साथ साथ दिन में 3-4 दफ़ा आंखें बंद करके सिल्वा में आप अंदर जाते हैं अपनी ज़ात में, वो तमाम कैंसर सेल्स को बुलाती टी पार्टी पे। अच्छा, हाँ, ओके। इमेजिन करती कि सब बैठे, फिर कहती हाँ, मुझसे दोस्ती कर लो, मैंने गलती की है ज़िंदगी हाँ, में, मुझे एहसास नहीं था। करते करते उसका कैंसर रिवर्स हो गया। एक हार्वर्ड की बहुत ज़बरदस्त स्टडी वाओ! है। उस स्टडी का नाम है द मैन हु लाफ्ड हिज वे फ्रॉम द ग्रेव। वो एक अमेरिकन था और उसको कैंसर डायग्नोस हुआ और डॉक्टर ने कहा तेरे पास 6 वीक्स या 9 वीक्स है, इतने के अंदर हाँ, तेरा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, और मैक्सिमम जिएगा तो 6 6 महीने जिएगा।
तो ये कीमोथेरेपी ली। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। उसने काम ये किया, उसका कोई स्टोर था, उसने वो स्टोर बेच दिया, उसके पैसे उसके पास आए। उसने कहा ये पैसे काफ़ी है 6 महीने के लिए मेरे लिए। सही। उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, पोकर का बड़ा शौकीन था। उसने दोस्तों को बोला यार 6 महीने मेरे पास है, तो हर वीकेंड पे तुम लोग आओ, पोकर खेलते हैं। दोस्तों ने कहा ठीक है। अब रोज़ दिन में क्या करता, काम काज सब छोड़ दिया उसने। अब जाके वॉक पे जाता, लोगों से मिलता, स्टोर में जाता, फिर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता, वहाँ 1-2 घंटा फ्री ऑफ चार्ज हेल्प करता लोगों की। शाम को पार्क में वॉक करता, करते करते हर वीकेंड पे दोस्त आते थे। अब हर महीने उसका ब्लड चेक होता था। डॉक्टर्स हैरान थे कि उस ब्लड के अंदर जो चीज़ कम होनी चाहिए वो कम होने की बजाय बढ़ रही थी। टू कट इट शॉर्ट, 6 महीने बाद ही वॉज डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ कैंसर। वाह। उससे पूछा तू करता क्या था, उसने कहा आई यूज्ड टू लाफ। दिन में जितनी दफ़ा मौका मिलता था मैं कह के लगाता था, और मैंने सारी फिक्र परेशानी छोड़ दी कि मैं मर जाऊंगा, सब छोड़ दिया मैंने। एंड समहाउ पूरा रिमिशन क्या होना था, क्या कंप्लीट ठीक हो गया। वाह। फिर एक केस है जो आपको मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्री। ये डॉक्यूमेंट्री है, यूट्यूब पे भी होगी। उस डॉक्यूमेंट्री में एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताया। एक आदमी था, एजिड था, अपना जहाज़ था, छोटा फॉकर प्लेन उड़ाता था वो, उसका एक्सीडेंट हो गया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा है तो गर्दन से लेकर पैर तक वो कंप्लीटली अपाच, और इवन बोलने भी उसको मुश्किल हो रही थी। डॉक्टर ने कहा ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा। अब वो नर्सेज इशारे से, आंखें ब्लिंक होती थी तो यस नो के इशारे से वो कहता था यस नो जो भी था। उस आदमी ने कहा कि मैं जब बिस्तर पे द सीक्रेट नाम है उसका, उसने कहा कि अगले, उस वक्त क्रिसमस के करीब का वक्त था, उसने कहा अगले साल क्रिसमस पे इस जगह से मैं अपने पैरों पे चल के बाहर जाऊंगा, ये इसने सोच लिया। अब जाहिर है पूरा दिन बिस्तर पे होता था, काम काज तो अब वो पूरा इमेजिन करता था कि मैं चल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ठीक 1 साल के बाद क्रिसमस के दिन नर्स उसके पास है और एक हाथ में उसकी बैसाखी है, बट अपने पैरों पे चलता हुआ वो बाहर निकला है। वाओ। मैं जस्ट। आपको मेरा केस बताता हूँ। एक रिटायर्ड ऑफिसर था, वो लोग फैमिली पूरी मेरे पास आई कि उनका जवान बेटा छत से गिर गया, 20-22 साल का था वो, और कमर में फ्रैक्चर आ गया और गर्दन से नीचे पैरालाइज। तो उसको शिफा में एडमिट किया था। वो कहता जी हम परेशान हो गए, डॉक्टर कहता ज़िंदगी भर नहीं चल सकता, तो हमने आपके बारे में सुना था तो प्लीज़ आप देखने आए। मैं चला गया, नॉर्मली नहीं जाता, चला गया। बच्चे को देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा पूरी फैमिली को बोला आप लोग रेकी सीखे, रोज़ इसको कभी अम्मा दे, कभी खाला दे, कभी फुप्पो दे, कभी अब्बू दे, पूरा दिन इसको जितनी दफ़ा रेकी दे सकते हो दे। और लड़के से मैंने कहा तुमने सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है कि तुम अपने पैरों पे चलकर मेरे पास आओगे। अच्छा, अब मुझे नहीं पता 1 साल गुजरा या 9 महीने 10 महीने गुजरे, मेरा 4th डायमेंशन का वर्कशॉप था होटल पीसी में, और वो शख्स अपनी बहन के साथ, सिर्फ एक स्टिक थी उसके पास, वो अपने पैरों पे चलता हुआ 4th डायमेंशन वर्कशॉप। वाओ। ये मेरा अपना जाती उफ, ये इतना कुछ है जो कि हम नहीं जानते नहीं हैं, जो जानते, हमारे आसपास है, जिसकी हमें कोई नॉलेज नहीं कोई है। नॉलेज। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, आपने फोर्थ डायमेंशन की बात की, वुड यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट इट इज? हम 3 डायमेंशनल बीइंग है, मगर हमारी सोच ना स्पेस लिमिट कर सकती है ना टाइम लिमिट कर सकता है। जिस तरह ख्वाब में होता है, ख्वाब में कोई बादशाह बना हुआ कि उड़ रहा है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसने मुझे, तो हमने इसका नाम 4th डायमेंशन रखा। अब ये जो वर्कशॉप है, इसका जो पहला फर्स्ट आवर होता है वो आपको तब्दील कर देता है। बस जितने लोग भी आए जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, वो कहते हैं बस आंख खुल गई, सर दिमाग का दरवाजा खुल गया, खिड़की, समथिंग हैपेंड। और वो इसलिए है कि जब लोग बैठे होते हैं, व्हेन आई स्टार्ट द वर्कशॉप, मैं कहता हूँ जी आप कौन, तो आप अपना नाम मिसबा बताएंगे, अपना नाम को साथ बताएंगे, इस तरह का बात होगी। तो मैंने कहा कि आपको क्या पता कि आपका नाम मिसबा है, हाउ डू यू नो? मेरा शनाख्ती कार्ड है। मैंने कहा आपके माँ बाप ने आपका नाम आपने रखा है, अगर कल नाम चेंज हो गया तो आप चेंज होंगे? कहती नहीं। मैंने कहा आप असल में कौन है? फिर कुछ लोग कहते हैं हम सोल हैं, हम इंसान हैं। मैं कहा साबित करो तुम इंसान हो, देखने में तो इंसान लगते हो, बट यू कांट प्रूव यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू कांट प्रूव दैट यू आर अ सोल, प्रूव नहीं कर सकते आप इसको। तो फिर हम इस चीज़ पे आते हैं कि नाउ एक एक्सरसाइज कराते हैं मेरी, उसके बाद जब आंखें खोलते हैं तो जिस्म इतना रिलैक्स हो चुका होता है, उनको हैरत होती है कि इस वक्त क्या हो रहा है हमारी बॉडी में। तो मैंने कहा दी ओनली थिंग यू चेंज वाइल आई गेव यू इंस्ट्रक्शंस वाज योर थॉट प्रोसेस, सो यू आर व्हाट यू थिंक यू आर।
वाओ। तो आपके थॉट में अगर आप मुसलमान हैं तो आप हाँ। मुसलमान हैं, माथे पे नहीं लिखा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, और ये थॉट के अंदर आपका बिलीफ होता है, बिकॉज बिलीफ इज मेड अप ऑफ थॉट। एक बड़े खूबसूरत शेर है, बड़ा कमाल का, जो समझ में आएगा, रूमी का है, तुम्हारी असल जात तुम्हारी सोच है, बाकी सब हड्डियां और गोश्त है। इंसान का असल उसकी सोच है, तो उस सोच के अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता। बट दिस इज सो पावरफुल बिकॉज द थिंग इज कि जो आप फिर इसी से जो आप रेकी का करते हैं, जो जो आप लॉन्ग डिस्टेंस रेकी करते हैं, जो लोगों को आप हीलिंग करते हैं, सो दिस इज बेसिकली इतनी मतलब वही है जो इकबाल ने भी कहा था कि आपकी सोच जहाँ पे है, मतलब उसकी उड़ान इतनी ज्यादा हाँ, होनी खुदा चाहिए। खुद ही को कर बुलंद। असल में ये सोच ही सब कुछ है। आप देखें इस वक्त दुनिया में जिन लोगों को स्टडी किए, जिन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की, उनमें सबसे बड़ा दारोमदार ये नहीं था कि उनके पास बहुत था, माँ बाप ने बहुत पैसा दिया, नहीं। मोस्ट ऑफ देम हैड नथिंग व्हेन दे स्टार्टेड। सोच उनकी डिफरेंट थी। ऐसी हजारों मिसालें मिलेगी आप। हम सब कुछ चेंज करने को तैयार हैं, वेट लॉस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सोच बदलने के लिए कोई तैयार नहीं। जिस दिन आपकी सोच बदलती है उस दिन आपकी ज़िंदगी बदलती है। इस्लाम में एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, मौलवियों को इसका इल्म नहीं है क्योंकि उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ये है, इसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जी। ओके। ठीक है, कोविड के ज़माने में हम एक मेडिटेशन करते थे हफ्ते में 2 दिन, हज़ारों लोग ऑनलाइन डायरेक्ट आते थे और सब मेडिटेट करते थे। तो ये जो खौफ था, डर था, वो लोगों का कम हो गया जो हमारे साथ शामिल थे। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक मखसूस इलाके में एक ख़ास क्रिटिकल मास नंबर 25% 30% लोग एक मखसूस वक्त में एक ख़ास सोच को लेकर, ख्याल को लेकर सोचे। ख्याल और सोच में फ़र्क है, ख्याल आता और जाता है, ओके। मगर जिस ख्याल पे आप तवज्जो बार बार करें वो सोच में तब्दील हो जाती है। ठीक है, ओके। और सोच फिर हकीकत बनती है। थॉट बिकम थिंग्स, ये आई बहुत थिंक इंपॉर्टेंट। आई एम बिकॉज आई थिंक आई थिंक बिकॉज आई आई एम, एम। हाँ। ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, इसमें इन्होंने कई स्टडीज़ की हैं मुख्तलिफ ममालिक में, कि एक छोटे से कस्बे में उन्होंने देखा जी क्राइम रेट कितना है, साल में कितने लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, कितने बच्चे हाई स्कूल छोड़कर ड्रग्स की तरफ जाते हैं। उन्होंने उस मखसूस इलाके में 30% लोगों से कहा कि रोज़ रात के 10 बजे बैठकर सब ने मिलकर अपने अपने घरों में, मगर एग्जैक्ट टाइम पे आपने ये सोच अपने जहन में ये ख्याल लाना है, लहलहाते खेत है, हॉस्पिटल में रश कम है, स्कूल में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ड्रग यूज़र कम है, जो भी उन्होंने विजुअल्स उनके जहन में डाले कि ये विजुअल सोचना, इमेजिन करना है। 1 साल के बाद उसकी हर चीज़, क्राइम रेट गिर गया, ड्रग यूज़ कम हो गया, सब कुछ कम हो गया। और इस्लाम में ये कहाँ है? जुम्मे की नमाज, बाजमात नमाज, हज, उम्रा, ये सारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो भाई साहब, हम पाकिस्तान में ऐसे क्यों नहीं कर सकते? हम अपने मुल्क को क्यों नहीं इस तरह चेंज कर सकते बाय द कलेक्टिव थॉट कि हमारा मुल्क भी वैसा बन जाए जो ओरिजिनली जो हम चाहते हैं, काइंडनेस, जस्टिस, पीपल दैट लव ईच अदर। मतलब एक आपका एक कॉन्सेप्ट होता है ना, जो वो जो हम, मतलब मैं पॉलिटिकल नहीं जा रही, लेकिन जो मैं मदीना की समझ, रियासत या इस तरह की चीज़ें, जो एक एक था कि जी नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग बट जस्ट बिकॉज आप एक ऐसा मुल्क चाहते हैं जिसमें लोग एक दूसरे का ख्याल रखें, जो सबके लिए अच्छी हो, इक्वल उसमें ऐसा, मतलब हम ये सब देखें, करते हैं कि कुरान पढ़ा है तो उसमें जब इब्लीस को निकाला गया तो उसने कहा था मैं अक्सर को गुमराह करूंगा सिवाय सालेहीन के। हम्म। तो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, पाकिस्तान या पाकिस्तान में तो ज़्यादा होगा, मगर दुनिया में भी सब जगह है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डेविल, ये फैक्ट है। अच्छा, डेविल 2 जगह से ऑपरेट करता है, एक एक्सटर्नली बाहर से वसवसे डालता है, और एक आपकी नफ्स में बैठा हुआ है। जी। जब तक, अच्छा, नफ्स का ताल्लुक आपकी सोच से बहुत गहरा है। आपकी सोच ही नफ्स को या तो ताकतवर करती है या कमज़ोर करती है। सही। मतलब रमज़ान आ गया, आपने कहा मैं रब के लिए रोज़े रखूँगा, हाँ। ये सोच है आपकी। उस रोज़े की वजह से अगर आप रोज़े में झूठ नहीं बोलते, तंग नहीं करते लोगों को, तो फिर आपकी नफ्स का वो हिस्सा कमज़ोर, नफ्स की 3 कैफियत होती है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना। ठीक है, नफ्स अम्मारा आपको वो काम कराती है जिसका ताल्लुक आपकी सेल्फिश नीड्स से है। ओके।
सेल्फिश वो जो इंसान जो लोअर उस सेल्फिश पे जाता है। लोअर पे जाता है, हाँ इसका खा जाओ, उसको खा जाओ, हाँ झूठ बोलो, बेईमानी करो, हाँ रिश्वत लो, ये करो, ये सारा काम वो करो। नफ्स लवामा जो है वो आपको एहसास दिलाती है कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है। गिल्ट देती है आपको। कॉन्शियस। हाँ, कॉन्शियस पूरा ही कॉन्शियस है, मगर उसका वो पार्ट वो आपको कहता है यार तुमने गलत किया, आज तुमने इसके साथ ज्यादती की, अपने मुलाजिम को तुमने डांट दिया, बुरा कहा। अगर नफ्स लवामा कमजोर हो जाए तो इंसान फिर आज़ाद हो गया, फिर इब्लीस के कंट्रोल में चला गया पूरा। ठीक है। अब इस कैफियत के इसको समझना होता है उस वक्त जब इंसान थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करे। देखिए, मैं पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकता, मगर मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। अगर हर इंसान ये बेड़ा उठा ले कि जी पाकिस्तान पूरा कौन चेंज करेगा, ना कोई पॉलिटिकल लीडर कर, कोई नहीं कर कोई सकता, नहीं कर ठीक है सकता। सर। तो हर आदमी ये सोच ले कि जी मैंने अपने हिस्से का काम करना है, मैंने अपने आप को चेंज करना है। मैं चेंज होऊंगा तो मेरा घर चेंज होगा, मेरा घर चेंज होगा तो मेरा मोहल्ला चेंज होगा, मेरा मोहल्ला चेंज होगा, मेरा शहर चेंज होगा, मेरा शहर चेंज होगा, मेरा मुल्क चेंज होगा, मेरा मुल्क चेंज हो गया, पूरी दुनिया चेंज हो गई। तो एवरीथिंग द चेंज एक्चुअली स्टार्ट्स Comes फ्रॉम विद from इन यू। द फर्स्ट पर्सन yeah. दैट यू कैन रियली चेंज इज योर सेल्फ। ये कहाँ सिखाया गया है? आप यूनिवर्सिटी में पढ़िए, मैं पढ़ा हूँ, ये लोग पढ़े हुए। किस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपको ये सिखाया जाता है कि आपके अंदर एक सेल्फ है, और वो सेल्फ एनालिसिस रात को सोने से पहले हर इंसान को चाहिए कि 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके पूरे दिन के रूटीन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाए और सोचे कि आज कहाँ गलती हुई, किसके साथ बदतमीजी की, कौन सा काम मैंने नहीं किया। एक Wow. बहुत सारी स्टडीज़ हैं, उनमें से एक स्टडी का हवाला दूंगा। वो लोग जो बिस्तर मर्ग पे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में स्टडीज़ हुई है। अब लोग बिस्तर मर्ग पे हैं, किसी के पास 6 दिन है, 10 दिन है, तो उन्होंने कहा कि इनसे पूछते हैं कि एक उन्होंने क्वेश्चनर बनाया कि ज़िंदगी में क्या क्या था, क्या नहीं किया, क्या गलतियाँ की, बला। तो जो चीज़ सबसे शॉकिंग थी, जो बहुत कॉमन थी सब लोगों में, वो थी कि काश मैं ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजार। आई विश आई लिव द लाइफ द वे आई वॉन्टेड टू लिव। इसका मतलब है कि जो आपके पास अतराफ में लोग हैं, जो माशरा है, वो माहौल है, वो इतना असर करता है आपके जहन पे कि समहाउ इन ऑर्डर टू लुक गुड you follow what they want you to follow. And you lose yourself in You lose yourself in somewhere. the process. So isn't this the same thing as वो जो एनर्जी की बात करते हैं कि जी आपकी अपनी एनर्जी है, लेकिन जो जो यहाँ पे सब लोग हैं वो अपनी अपनी एनर्जी लेते हैं. So when we start absorbing their energy, we lose out on our own. Yes, That is बिल्कुल। what it is, right? आपने कभी आप देखें जहाज में बैठे हैं, आपके साथ कोई बंदा बैठता है, आप यकीन कीजिए, मैंने बाय रोड भी बहुत ट्रेवल किया है, तो मैं बस की 2 टिकटें लेता था, ट्रेन की 2 टिकटें, मेरे साथ कोई बंदा ना बैठे। अच्छा, हाँ, ओके. मुझे नहीं पता किस किस्म का बंदा बैठेगा। हाँ. आपको पता है दुनिया में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सिल्वा में हम सिखाते हैं, और ये रियली शॉकिंग। एक होता है फिंगरप्रिंट, एक होता है एनर्जी सिग्नेचर। एनर्जी सिग्नेचर. हाँ, ओके. आप किसी होटल के रूम में जाते हैं और आपको समा वो फीलिंग अच्छी नहीं आती उस रूम में, सही. क्योंकि आपसे पहले जो शख्स रुका था वहाँ पे, उसकी एनर्जी सिग्नेचर वहाँ पे मौजूद है। ओके. ये साइकिक इस एनर्जी सिग्नेचर को पकड़ लेते। हाँ. इसके अंदर ये तहकीक हुई कि अगर आप एक, जैसे आपने घड़ी पहनी है, अंगूठी पहनी है, बुंदे पहने ना, और रेगुलर पहनेंगे, तो आपकी एनर्जी इसके अंदर मेटल एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। ओके. ठीक. अब वो ये बुंदे किसी के हाथ लग जाए तो वो आपको सेंस कर लेगा कि आप किस किस्म के इंसान हैं, आप में क्या बीमारी, जो साइकिक होते हैं, जो काम हाँ करते हैं। जी. वो जो बालों का, वो जो फिल्मों में देखते हैं कि कट बिल्कुल बाल में बिल्कुल और बिल्कुल, समथिंग देखें. बालों पे जो हाँ. जादू होता है इसी तरह तो होता है ना, ठीक है। गॉट इट. मगर इसका पॉजिटिव साइन भी है कि दादा नमाज पढ़ते थे, जाए नमाज, तो दादा चले गए दुनिया से, हाँ. उस जाए नमाज को अगर आप किसी जिस्म के हिस्से पे जहाँ दर्द है या बीमार है, उसको रोज़ मले तो आपको अल्लाह ताला शिफा देगा, Healing. बिकॉज उस जाए नमाज में उस दादा की एनर्जी थी जब वो नमाज पढ़े। Wow. मुझे This भी is तो a whole new world. I mean, हाँ, it's completely new मतलब world. ये चीज़ तो ऐसी चीज़ है, हाँ. बेसिक चीज़ है, बेसिक चीजें हैं जो हम सोचते नहीं है ना. सोचते नहीं इसके बारे में। हाँ, मतलब हम इतने इतने बिजी रहते हैं कि जी ये ज्वेलरी खरीद लो तो ये खरीद लो तो ये. We don't invest in our own selves and our own energy, which if all of us started doing that, तो आप सोचो पूरा वो तो दुनिया बदल जाए. आप देखें आपके बच्चों का आजकल बुरा हाल है। हाँ. मैं हैरान हूँ कि मतलब माँ बाप को इतना एहसास नहीं कि, मैं आपको एक थोड़ी सी एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। बाय द एज ऑफ 7 बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड
डेवलप हो जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसको। ठीक है, कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, फिनलैंड के अंदर 7 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाता, 7 साल के बाद स्कूल जी जाता है। यहाँ 3 साल 2.5 साल के बच्चे को आप भेज भेज दीजिए। देते हैं। आज फिनलैंड इट्स वन ऑफ द हैप्पीएस्ट, नोन एज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री जी इन द वर्ल्ड। जी जी तो अब जब आप बड़े होते हैं 7 साल के बाद, तो अब जो आपने स्कूल गए, ये किया वो किया, सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्शियस लेवल पे आती है। जब कोई मालूमात कॉन्शियस लेवल पे आती है, मैंने कोई फिल्म देखी, कोई गाना सुना, कोई खाना चखा, कोई खुशबू सूंघी, तो उसके फिल्टर्स होते हैं कॉन्शियस माइंड के, वो फिल्टर करते हैं उस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो सबकॉन्शियस के अंदर बचपन की बातें, अच्छी है बुरी जो भी है, मारपीट पड़ी, गालियां पड़ी, जो भी पड़ी, या बहुत अच्छा रखा माँ बाप ने, वो जाने नहीं देते इन्फॉर्मेशन। इसीलिए इंसान चेंज नहीं होता, ये फिल्टर रोक लेते हैं। अगर किसी तरह कोई चली जाए सबकॉन्शियस में, तो वहाँ तब्दीली शुरू होती है। एमिली क्यू एक बड़ा मशहूर फ्रेंच था, और उसके पास लो फिजिशियन था, लोग आते थे तो लाइलाज बीमारी भी लेके आते थे उस ज़माने में। दिस इज़ टॉकिंग अबाउट 17th सेंचुरी। तो वो कहते थे, एक काम करो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, जब तक तुम होश में हो, यानी जाग रहे हो, हाँ ये कहो एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर, बोलते रहो, हाँ लोग ठीक हो गए। क्यों? जब आप कंटिन्यूसली बोलते हैं, तो कभी वो वक्त आता है जिस वक्त वो चौकीदार जो है, जो रोकते हैं, वो उस वक्त अटेंशन नहीं दे रहे होते, और वो चीज आपके उसमें सजेशन चलती है। सबकॉन्शियस में दे, ये वहाँ से सबकॉन्शियस काम करना शुरू करता है। वाह और सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस में। सही। हमने हिप्नोसिस में ऐसी ऐसी चीज़ें की है, मतलब मुझे हैरत है। एक दफ़ा इस्लामाबाद में वर्कशॉप हो रहा था, तो एक डॉक्टर मैरी आई थी, थोरेसिक सर्जन थी, अमेरिकन। तो उसको शौक था, उसने हिप्नोसिस ज्वाइन किया, पेशावर में काम कर रही थी। थोरैसिक क्या होता है वैसे? ये अच्छा एरिया पूरा गले ओके। थोरेसिक से। उसने मुझे कहा, डॉक्टर मोइज आई वांट टू लर्न पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हालांकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बट हाँ जस्ट फॉर द इंटरेस्ट समझा रहा हूँ मैं। मेरा ये बिलीव है कि मेरे कई आबा व अजदाद मेरे अंदर मौजूद है, ठीक उनकी जेनेटिक मेमोरी मेरे अंदर मौजूद है। राइट तो मैंने कहा, आई डोंट बिलीव इन पास्ट हाँ लाइफ। कहता है, बस आई वांट यू टू टीच, क्योंकि मैंने सीखा है। हाँ अच्छा जी, मैं वॉलेंटियर ढूंढे, तो एक लड़का हमारे पास आता था, राना तनवीर नाम था उसका, अनपढ़ था। कंप्यूटर के जो आप हार्डवेयर लगाते ना, वो काम जानता था। हाँ उस जमाने में फ्लॉपी ड्राइव आती थी और वो लगाता था। शौक बहुत था चीज़ें सीखने का। उसने कहा, मैं वॉलंटियर। मैंने कहा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? उसने कहा, मेरे पेट में कोई दर्द रहता है सारी ज़िंदगी। दुनिया के हर डॉक्टर को, जो भी इस्लामाबाद में डॉक्टर थे, राइट सारे टेस्ट हो गए, कोई ख़राब नहीं है, मगर मेरा अच्छा दुबला पतला, उसको वज़न ही नहीं बढ़ता था, बिकॉज ज़रा सा खाता उसके पेट में दर्द होता, और दर्द रहता था 24 आवर्स, और रीज़न नहीं पता था। मैंने कहा, चलो तुम्हें वॉलंटियर ले लें। हिप्नोटाइज किया, सिखा रहा था पीछे कैसे जाते हैं, और एकदम से उसने गाना गाना शुरू कर दिया, और इंग्लिश में गा रहा है। वो मैंने सोचा, इसको इंग्लिश ये कहाँ तो से आती आ गई? आती हाँ। तो मैंने कहा, इंग्लिश में पूछा, व्हाट इज योर नेम? कहता है, जॉन। ओ ओके ठीक है। स्कैरी हाँ, अब वो सारे लोग बैठे हुए थे, कुछ आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड बड़े मेरे पास सीखने आते थे, ब्रिगेडियर्स और जनरल लेवल के। सब हैरान कि अब आगे बात चल रही कि वो अपने बाप के साथ एक खच्चर पे बैठा है, बाप ने खच्चर की रस्सी पकड़ी, एक पहाड़ी इलाके से गुजर कर वो दूसरे गांव जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने, और ये पूरा पहाड़ी इलाका है, तो टीले पे जा रहे हैं। एकदम से पैर फिसलता है, बाप खाई में गिरता है, खच्चर की 2 टांगें इसके पेट में लगती है, और उसका पेट फट जाता है, खच्चर भी नीचे चला जाता है। अब वो बच्चा पहाड़ी के ऊपर है, पेट फटा हुआ है, खून निकल रहा है, और वहाँ भेड़ियों ने उसको जिंदा खाया है। हमने उस वक्त उसको देखा है उस तकलीफ में, एज इफ इस वक्त भेड़िया उसको, लोग रोने लगे थे, चीख, उस वक्त उस शख्स को देखा है कि जैसे भेड़िया खा रहा है। अच्छा, जब होश में आया, क्या आप यकीन करेंगे, वो दर्द गायब उसका। वो दर्द जो पेट में था उसके, वो चला गया उस इवेंट से था जब खच्चर की टांगे पेट पे लगी थी, पेट फट गया। उसके बाद कभी उसको दर्द नहीं हुआ। या अल्लाह तो वो कैरी वो मेमोरी कैरी कर रहा था। आपको पता है मैंने एक ये भी देखी थी एक अभी हमें नेटफ्लिक्स पे एक देखा था उसमें उन्होंने यही बताया था कि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल वो कहते थे कि हम जो हैं हम वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर एंसेस्टर्स जैसे वो अमेरिकन जो आपके वो वाले इंडियंस हैं उनकी वो Red थी Indians. कि आइदर यू हैव समथिंग दैट ईच ऑफ अस यू कैरी एंड विद यू बट यू कैन गेट आउट ऑफ इट इफ यू ओपन योर माइंड एंड यू हील 7 जनरेशन तक मेजर म्यूटेशन नहीं होती जेनेटिकली। ओके अब कुछ साइंसदान कहते हैं 11 जनरेशन तक।
क्या मतलब मेजर म्यूटेशन नहीं होती? बेसिकली जीन्स म्यूटेट करता है ना, जब आपके बच्चे पैदा होते हैं फिर हाँ, उसके बच्चे जीन्स के अंदर तब्दीली आती है। ठीक है। मगर स्किल्स, लैंग्वेज, एक्सपीरियंसेस, गुड एंड बैड, ट्रॉमा, वो 7 जनरेशन तक जाता है। एक लड़की थी, वाओ! बड़ा मशहूर नाम है, आगा सनाब्दी, आप लोग ने सुना जी, होगा। जी, बिल्कुल। अल्लाह उसको गरीक रहमत करे। उसने कोशिश तो की कि मुसलमान दुनिया के अंदर बैंकिंग में, हाँ, तो उनकी फैमिली की बात बता। वो लोग अमेरिका शिफ्ट हो रहे थे, तो मुझे एक दिन आई मेरे पास कि असर्टिव नहीं थी, मैं किसी को ना नहीं कह सकती, वो बोलती भी नहीं थी, हाँ, बोल भी नहीं सकती थी ज़्यादा। हाँ जी हाँ, सास कुछ बोले ठीक है। तो उसको हुआ कि अमेरिका बड़ा स्ट्रगल होगा वहाँ, तो यू हैव टू बी असर्टिव। तो उसने मुझे कहा कि आप एक काम करें, मुझे हिप्नोटाइज करके मुझे सजेशन दे दें ताकि मैं ना कह सकूं किसी को। मैं कहा ठीक है। ऐसे ही बिठा दिया उसको कमरे में। वो लड़की थी जिसने हमने ओरा मशीन मंगवाई थी उससे पहले अमेरिका से। आंखें बंद कराई, मैं उसको पीछे ले गया, मैंने कहा देखो, हम करते हैं कि तुम्हारे गले में से आवाज़ क्यों नहीं निकलती। मेडिकली प्रॉब्लम नहीं था, साइकोलॉजिकली वो ना नहीं कह सकती थी किसी से। तो मैंने कहा कनेक्ट, अपने गले के साथ कनेक्ट करो और सोचो कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब ये तुम्हारी आवाज़ बंद हो हाँ, गई। ओ माय गॉड, आप सोच नहीं सकते। मैं बैठा हूँ, जब हम करते हैं ना तो हम सामने हाँ, नहीं बैठते, साइड पे बैठते, एंगल में। उसने एक अजीब गरीब जबान में गाना गाना शुरू किया, लहला रही है, गा रही है। मुझे नहीं पता क्या हाँ, लैंग्वेज है। मैंने कहा 1 2 3, द काउंट ऑफ 3 विल टॉक टू मी इन इंग्लिश, 1 2 3। टैप किया, इंग्लिश में बात करो। उसने इंग्लिश में बात की। ये बात है कोई 14th सेंचुरी की अंदाजन। हाँ, इसका गांव और इसके साथ दूसरा गांव, दोनों गांव के सरदारों में दुश्मनी। इसको मोहब्बत हो गई किसी और लड़के के साथ जो उस गांव के साथ था। अब किस्सा मुख्तसर, उसके बाप ने पकड़ लिया, हाँ, बंदे आए, हाथ पैर बांधे। अब जिस वक्त ये हो रहा था, उसके हाथ पीछे चले गए खुद ब खुद। खुद ब खुद। हाँ, और टांगे यूं हो गई और हाँ, ऐसे लगे रस्सी जैसे बांधी है। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि क्यों हाँ, कर रही है। बाद में जब वो उठी, उसने बताया, उसके बाद उसका जिस्म कांपना शुरू हुआ अल्लाह मियाँ। जैसे सर्दी लग रही है। उसके बाद जब वो होश में आई तो उसने पहले तो ऐसे सामने दीवार होती है, तो दीवार को देख के कहती है कोई बाप इतना जालिम भी हो सकता है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया। हाँ, फिर जब मुकम्मल होश में आई तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ। कहते मुझे नहीं पता क्या हुआ, मगर मैंने देखा कि मुझे मेरे बाप ने हाथ पैर बांध कर सहरा में फेंक दिया। सख्त सर्दी थी, पूरी रात सर्दी से मैं काँपती रही कांपती रही और मैं मर गई। और मर गई। मर गई। आज वो अमेरिका के अंदर इतनी कामयाब बिजनेसमैन, मैं आज वाओ! से 2 साल पहले उससे मिला था, माय गॉड! कि आप सोच नहीं सकते। सास कंट्रोल में, शौहर कंट्रोल में, क्योंकि नाक कहने की आदत बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है, हमको बहुत हमको जरूरी, सिखाई नहीं जाती। नहीं हमारी सिखाई जाती, औरतों को ख़ास तौर पे नहीं नहीं सिखाई सिखाई जाती। जाती। हमारी औरतें तो ना कह ही ना नहीं ही कह ही सकती। नहीं सकती। तो ना कहना आपका, आप बेसिकली आपका हक है कि आप किसी चीज़ पे हाँ, ना कह सकती है ना। मैंने उस खातून में वो चेंज देखा। मैं ऐसे कई मेरे पास केसेस है, मैं आपको बता नहीं सकता। आपकी किताब कब आ रही है? मेरी एक किताब तो आप तो मिलेगी भी नहीं, वो हम सोच रहे हैं उसको इंटरनेट पे ई हाँ, बुक के करें तौर पे ना। डाल दे, पेबल्स ऑन द बीच। और दूसरी ब्यूटीफुल। इदराक तैयार पड़ी, आप यकीन कीजिए 1 साल से मेरी बेटी उर्ज दुबई में थी, वहाँ पे किताब तैयार पड़ी है, उसकी रूनुमाई करनी, बुक लॉन्चिंग करनी। होपफुली हम मुहर्रम के बाद कर लेंगे। हाँ, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। बिल्कुल बिकॉज़ करूँगा। दिस इज़ सो इन्फॉर्मेटिव। मतलब आपके साथ तो मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू के लिए मुझे बहुत सारा वो टाइम, बिकॉज़ देयर इज़ सो मच नॉलेज, देयर इज़ सो मच थिंग दैट एंड मतलब मई साहब आपकी तरह लोग हैं नहीं ना। सो यू हैव माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैरिंग सो मच नॉलेज व्हिच नीड्स टू गो। बस सिर्फ़ एक क्लास में ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने ये बात की ना उसकी कलेक्टिव कॉन्शसनेस की और टू टीच और 7 इयर्स तक। तो हमारे यहाँ क्या हम ऐसा, मैं सोचती रहती हूँ उसके बारे में बहुत, कि ऐसा हम कुछ कर सकते हैं कि 7 ईयर ओल्ड से छोटे बच्चों के स्कूलों में, जैसे हमारी सिस्टर्स हमें सिखाती थी ना, एथिक्स सिखाती थी कि जी बी काइंड, बी गुड, बी, तो इस तरह का कोई प्रोसेस है कि हम स्कूल्स में जाके वंस वंस अ मंथ और समथिंग बच्चों को सिखाएं, ताकि मे बी सम टाइम बिफोर देयर 7 इयर्स ओल्ड। आपके ख्याल में मैंने कोशिश नहीं की मैं होगी? यही पूछना चाहिए, मैं तो अभी आई हूँ ना मैंने इसमें। कराची के बड़े बड़े स्कूल्स को लिखा था बीच में, कुछ साल पहले जो तूफान उफान आया था, क्या आया था, तो मैंने हाँ, स्कूल्स में जाके उनको लेटर लिखा कि जी हम फ्री ऑफ चार्ज विल कम। हम बच्चों को चाहते हैं कि स्ट्रेंथ आए, हाँ, कॉन्फिडेंस आए उसमें। एक्सेप्ट फॉर वन स्कूल, नो बडी इवन बॉदर टू रिप्लाई, नॉट इवन। एक होता है ना कर्टिसी में कि सॉरी जी वी कांट बिल्कुल। डू इट, रिप्लाई भी नहीं किया इन्होंने। हाँ, आई वाज शॉक्ड। और कई स्कूल्स को हमने, अरे आप उसको छोड़े, आज पता नहीं कितने साल हो गए, 30 साल हो गए,
पीसीबी हाँ, को मैं कह कह के थक गया कि जी आप इंजमामुल हक जो बार बार रन आउट होता था, अगर आपको जी याद है बिल्कुल ना, बिल्कुल याद है मैंने मुझे। उनको खत लिखा, मैंने कहा मेरे पास 3 से 4 सेशन ले ले, उसके बाद ही रन आउट नहीं होगा। हाँ, तो एक दिन मैं इस्लामाबाद फ्लाई कर रहा था, तो वसीम अकरम और उसकी वाइफ ने भी मुझसे रेकी सीखा था, वो भी जहाज़ में थे। तो वसीम को मैंने कहा, उसने कहा नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दीस थिंग्स। यही तो मैं कहती हूँ कि वो जो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। स्कूल इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड नहीं है, वरना कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये हर महीने 2-2 3-3 घंटे के सेशन हो, बच्चों को कुछ सिखाया जाए, छोटे बच्चों को आप सेशन दें और उनके माँ बाप को सिखाएं। देखिए एक चीज फाइनल नोट पे मैं बता रहा हूँ, जब बच्चे का सोने का वक्त होता है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, इसको हिप्नोटिक टाइम कहते हैं। उस वक्त बच्चे के सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के दरमियान स्पेस होती है ज्यादा। तो जब हुनूदगी आने लगे ना, उस वक्त आप ये मत कहें जल्दी सो जाओ, सुबह तुम्हें स्कूल से उठना, दीज आर ऑल नेगेटिव राइट थिंग्स, मैसेजेस। मैसेजेस दैट यू गिविंग, ये कभी ना कहें उसे। उससे कहो बेटा सो जाओ, यू विल हैव अ गुड स्लीप, अच्छी ड्रीम देखोगे। हाँ और उस वक्त आप एम्बेडेड कमांड्स में, मेरी आदत थी बेसिकली, आई एम अ ग्रेट स्टोरी टेलर ऑल्सो, और एनएलपी और हिप्नोसिस में यू हैव टू बी अ स्टोरी टेलर। स्टोरी में हम एम्बेडेड कमांड्स डालते हैं, एक ऐसा जुमला जो 2-3 जुमले के दरमियान हो, ओके ऐसा लगे इट्स पार्ट ऑफ दैट। जब वो जुमला डालते हैं तो बच्चे का तहते शऊर उस जुमले को पकड़ लेता है, और आहिस्ता आहिस्ता रोज रात को कुछ देर बैठें तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे में वो तब्दीली आएगी जो आप चाहते हैं। ऑटो सजेशन। नो, ऑटो सजेशन नहीं, ये माँ बाप देते हैं उसको। हिप्नोटिक सजेशन होता है द टाइम द चाइल्ड इज अबाउट टू गो टू स्लीप। ये बहुत क्रिटिकल ओके मोमेंट है, ओके और माँ बाप लड़ झगड़ रहे होते हैं, उसकी आवाज बच्चा सुन रहा है, और आप हाँ सोचे उसके जहन में क्या होता है। सो दिस इज अ ग्रेट सर्विस टू आवर कंट्री इफ यू कैन डू दिस, कि एटलीस्ट हम हमारी जनरेशन तो अनकाइंड और अनजस्ट और वो क्रूअल हो गई, लेकिन हमारे जो आगे की जनरेशन है अगर हम उसको थोड़ा सा दे सकें, ताकि मे बी पाकिस्तान में भी 20 years और 25 years from now will be a different country, a 20 kinder। साल मिनिमम लगेंगे। जो बच्चा इस वक्त 1 साल का है, हाँ उस पे आप काम करें, तो जब वो जवान होगा तब वो ट्रैफिक के कानून फॉलो करेगा, रोड पे कचरा नहीं फेंकेगा, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जस्टिस समझेगा, हक Justice। समझेगा, खड़ा होगा उसके लिए, सच के लिए। सच के लिए। मगर ये उस वक्त मुमकिन है जब इस वक्त से 1 साल के बच्चे के जहन में ये सजेशन डालें, और उसको अब माँ बाप खुद झूठ बोलते हैं, हाँ जाओ कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। अब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, मौलवी साहब कहते सच बोलो, बाप कहता है कह दो जाके मैं घर पे नहीं हूँ, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। इसको तजाद कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पर्सनैलिटी को डैमेज कर दो। फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये वो मुल्क है जहाँ पे वाइकिंग्स रहते थे, Yes। इंग्लैंड पे हमला करते थे, और वाइकिंग इतने जालिम जालिम थे, लोग थे। जानवर थे। हाँ आज बिल्कुल। दुनिया का महज़िब एरिया है जहाँ पे क्राइम रेट ना होने के बराबर है। घर से बाहर जाए, दरवाजा खुला है, कोई घर में दाखिल नहीं होगा। और जस्टिस होगा हर Justice जगह, होगा। सच बोलने का, सब इंसाफ करने का, सब कुछ होगा। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बहुत जो शुक्रिया। आपने दिया, और ये इंशाल्लाह ताला, आई मीन इट्स आई डोंट हैव द वर्ड्स।